रहीम। सो कल हमने ख़त्म कर ली थी वो डिजीज़ जो कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ जो डिजीज़ प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर डिजीज़ कौन कौन सी हैं जी? मिनिमल चेन डिजीज़, उसके अलावा कौन सी डिजीज़ हैं? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, और उसके साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसे हम कहते हैं एमालॉइडोसिस। ठीक है, ये सारी डिजीज़ किसके साथ प्रेजेंट करती हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ। अब आई होप सो मुझे नहीं बताना पड़ेगा व्हाट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या मेन चीज़ होती है? मैसिव प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया जो होता है 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा होता है। इसके अलावा एडीमा हो रहा होता है। एडीमा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन वगैरह लॉस हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, एडीमा होता है। लिपिड यूरिया, क्योंकि कंपनसेटरी तौर पर लिवर जो होता है प्रोटीन कम होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, तो लिपिड डीमिया होता है एंड अल्टीमेटली लिपिड यूरिया होता है, क्योंकि फ़िल्टर तो सही से काम कर नहीं रहा किडनी में। हाइपो एल्ब्यूमिनिया, एल्ब्यूमिन के लॉस होने की वजह से हाइपरलिपिडीमिया, मैंने आपको बता दिया। ये होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो इनमें डिजीज़ हैं, सबसे पहले हमारे पास है मिनिमल चेन डिजीज़। नाम से ही ज़ाहिर है मिनिमल चेन, क्योंकि इसके अंदर ना लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर कोई ख़ास चेंजेस नज़र नहीं आते। ग्लोमेरुलाई जो अपेयर होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह होते हैं। अभी हम हिस्टोलॉजी में देखते हैं। मिनिमल चेन डिजीज़ को दूसरा नाम देते हैं लिपॉइड नेफ्रोसिस। इसकी रीज़न भी यही है कि क्योंकि वैसे तो कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन डिफेक्ट ज़रूर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में। तो उसकी वजह से लिपिड्स जो होते हैं वो अक्सर लीक कर जाते हैं और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं दोबारा से। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे रीअब्जॉर्ब प्रोटीन्स मिलते हैं और लिपिड्स मिलते हैं, तो इसलिए हमें इसे लिपॉइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं। अच्छा, ये करेक्टरिस्टिकली किस में अपेयर होते हैं? चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, इनकी एसोसिएशन बहुत सारी डिजीज़ के साथ होती है, जैसे हॉजकिन लिम्फोमा के साथ मिनिमल चेन डिजीज़ अक्सर नज़र आती है, NSAID लिथियम वगैरह की टॉक्सिसिटी के साथ, और दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल विद स्टीरॉइड्स। ठीक है, और इस डिज़ीज़ में एक और आपने MCQs के लिए याद रखना है, सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। एल्ब्यूमिन जो होता है ना वो ज़्यादा लॉस हो रहे होते हैं दैन ग्लोबुलिन, तो इसलिए हम इसे सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया कह रहे होते हैं। बाकी किसी डिज़ीज़ में भी इस तरह नहीं हो रहा होता। अब मिनिमल चेन डिजीज़ की पैथोजेनेसिस क्या है? अच्छा जी, कोई भी टी सेल या बी सेल की डिसफंक्शनिंग हुई। अब टी सेल बी सेल का काम होता है नॉर्मल इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। ठीक है, लेकिन अगर अब टी सेल बी सेल डिसरेगुलेट हो जाएंगे तो वो अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। सेम गोज़ इन मिनिमल डिजीज़। इसके अंदर टी सेल बी सेल की डिसफंक्शनिंग होने की वजह से वो जाते हैं ग्लोमेरुलस में एंड देन वहाँ पे बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर डैमेज होता है, पोडोसाइट की डैमेज होता है स्पेशली, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा मेन हाइपोथेसिस ये है कि हमारे पास एंजियोपोर्टिन, ठीक है, एंजियोपोर्टिन लाइक प्रोटीन होती है। उसका काम क्या होता है? अगर वो ओवर एक्सप्रेस कर जाए या ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CD8 हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एंडोथीलियम होती है, ठीक है, आपको मैं अगर दोबारा से फिल्ट्रेशन बैरियर का स्ट्रक्चर बता पाऊँ, अंदर एंडोथीलियम होती है, ठीक है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ऊपर पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एंडोथीलियम की लीकीनेस को बढ़ा देते हैं। लीकीनेस ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? फिल्ट्रेशन बैरियर डिस्टर्ब हो रहा है ना। या फिर दूसरी म्यूटेशंस हो सकती हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग दो मेन प्रोटीन्स, नेफ्रिन एंड पोडोसिन। नेफ्रिन एंड पोडोसिन का काम होता है कि ये हमारा जो पोडोसाइट है उसकी फंक्शनिंग को बरकरार रखें। अब पोडोसाइट जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन होता है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स के लीक होने को प्रिवेंट करते हैं। तो अब अगर ये सही नहीं होगा पोडोसाइट्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोटीन्स लीक करेंगे ना। ठीक है, सो ये डिस्टर्बेंसेज होती हैं, पैथोजेनेसिस होपफुली आपको समझ आ रही है। अल्टीमेटली होना क्या है कि पोडोसाइट्स जो होंगे उनके अंदर खराबी आएगी। सही है, ओके। अब आप यहाँ पे अगर हम हिस्टोलॉजी करनी है उससे पहले हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखने हैं। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, दरम्यान में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अंडर एंडोथीलियम है, और ऊपर क्या है? पोडोसाइट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये पोडोसाइट्स की फुट प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे कट सेक्शन में दिखाई हुई हैं, और इनके दरम्यान में क्या है? ये स्लिट डायाफ्राम्स हैं। ठीक है, ये सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन करते हैं, GFRC के थ्रू बनता है। अब इस डिजीज़ में क्या हो रहा है? क्योंकि पोडोसाइट्स के अगेंस्ट क्या हो रही है? डिस्ट्रक्शन हो रही है पोडोसाइट्स की, तो इफेसमेंट होगी पोडोसाइट्स की। अब यहाँ पे आपको किस तरह नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे कोई पोडोसाइट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो पोडोसाइट्स जो होंगे वो उड़ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे ये देखें, बहुत अच्छी डायग्राम है, अगर आपको समझ आ रही है तो ये पोडोसाइट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ एंडोथीलियम है। ठीक है,
ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड ये हमारे पास क्या है, पोडोसाइट्स हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब एबनॉर्मल में क्या हुआ है, एंडोथीलियम पड़ी हुई है, यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, यस, लेकिन पोडोसाइट्स गायब है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पोडोसाइट्स नहीं है, एंडोथीलियम अंदर की तरफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे कोई पोडोसाइट्स जो हैं उनकी फुट प्रोसेसेस नहीं नज़र आ रही, इफेसमेंट हो गई है, फ्यूज पोडोसाइट्स हैं, ठीक है। इस तरह अलग अलग पोडोसाइट्स नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे, ओके। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। लाइट माइक्रोस्कोपी पे कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल ग्लोमेरुलाई हमें नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर टफ टफ कैपिलरीज हैं, सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मैंने आपको बताया है क्योंकि लिपिड्स जो हैं, ग्लोमेरुलस ने यहाँ पे फिल्ट्रेशन करनी थी, अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर तो हो गया डिस्टर्ब, जिसकी वजह से अब क्या होगा, बहुत सारे लीक होके लिपिड्स और प्रोटीन्स आएंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो यहाँ पे वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो एपिथेलियल सेल्स होंगे उनके अंदर हमें क्या मिलेंगे, ये देखें, बहुत सारे एग्रीगेट्स मिल रहे हैं हमें लिपिड फोम सेल्स के, ऐसा ही है, यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं, बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, ओके। तो मैक्रोफेजेस मिल रही हैं विद फैट सेल्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स हमें रीअब्जॉर्ब मिल रहे हैं सेल्स के अंदर, ठीक है, बहुत सारे हैं। होपफुली आपको मिनिमल चेन डिजीज़ की हिस्टोलॉजी समझ आ गई होगी। तो ग्रॉसली देखा जाए तो किडनीज़ क्या होते हैं, माइल्डली लार्ज होते हैं, उनका बाकी सरफेस जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे ग्लोमेरुलाई के अंदर क्या है, कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें ग्लासी अपीयरेंस वाले लिपिड वैक्यूल्स मिल रहे हैं, इसी तरह हमारे पास हाइलाइन ड्रॉपलेट्स या कह लें कि ग्लासी अपीयरेंस वाले प्रोटीन जो कि रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या मिला था, फ्यूज्ड पोडोसाइट, या सिंपल वर्ड्स में क्या है, इफेसमेंट्स ऑफ द फुट प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट्स, ठीक है। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें कोई डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे, ना IgM IG, क्योंकि ये वो वैसी डिजीज़ है ही नहीं ना, इसके अंदर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं था। मैंने आपको पैथोलॉजी में कोई बताया ही नहीं इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो हमें इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे नज़र आना है। तो मिनिमल चेन डिजीज़ हो गई। अब दूसरी डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ठीक है, या मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इस डिजीज़ में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, ये सिंपल कह लें, वर्ड क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन कौन सी है यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसकी क्या हुई होगी, डिफ्यूज थिकनिंग हुई होगी, ठीक है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है, और इसके अंदर डिपॉजिट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, सब एपिथीलियल। उसकी रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि प्राइमरीली ये इडियोपैथिक है, इसका कॉज नोन नहीं है, लेकिन सेकेंडरी किसी और डिजीज़ या कॉज की वजह से अक्सर हो जाती है, जैसे कि पेंसिलमीन, कैप्टोप्रिल, NSAIDs वगैरह की टॉक्सिसिटी होती है, उनके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। या फिर SLE हशीमोटोस के साथ या कार्सिनोमास के साथ हमें मिल सकता है, या क्रोनिक इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस B C, ठीक है, इनके साथ अक्सर मिल सकता है। अब पैथोजेनेसिस क्या है, यहाँ पे भी ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो बनेगी। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो डायरेक्ट होंगी किसके अगेंस्ट, यहाँ पे हमारे पास पोडोसाइट्स के ऊपर, ये जो पोडोसाइट्स होते हैं इनके ऊपर दो मेन एंटीजेंस होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स, ठीक है, एंड दूसरे होते हैं थ्रोम्बोस्पोडिन 7A, थ्रोम्बोस्पोडिन 7A और PLA2R या फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स, ये दो एंटीजेंस होती हैं, इनके अगेंस्ट क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो आपको पता है कि अब ये क्या है, फिक्स्ड एंटीजेंस है। फिक्स्ड एंटीजेंस का मतलब क्या है, ये हमेशा से प्रेजेंट हैं किसके ऊपर, पोडोसाइट के ऊपर। दो चीज़ें याद रखनी है, फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर के अगेंस्ट और थ्रोम्बोस्पोडिन, ये दो एंटीजेंस फिक्स्ड एंटीजेंस हैं। अब इनके अगेंस्ट आके बनेगी एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ क्या बनेंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, आपको पता है IgG जो होती है वो क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो क्या बनाएगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पोडोसाइट्स इंजर हो जाएंगे, सही है। तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि एंटीजेंस प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, ये एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं पोडोसाइट्स के ऊपर। तो सब एपिथीलियल, पोडोसाइट क्या है, विजरल एपिथीलियम ही है ना, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, अंदर एंडोथीलियम है, बार बार ये स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, ये यहाँ पे एंटीजेंस जाके
एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आके इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। अगर यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बनाऊँ तो ये कहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे, ठीक है, ये एंटीजेंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब एंटीबॉडीज आएंगी और वो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना देंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स इसीलिए मिलेंगे, ठीक है, ओके। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्पाइक्स मिल रहे हैं। अब ये स्पाइक्स क्यों बने हुए हैं? स्पाइक्स इसलिए बने हुए हैं, बेसिकली होता ये है कि जब सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है, क्योंकि बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और ये प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या पड़ा हुआ है, मैं अगर दूसरे कलर से बनाऊँ, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और रिएक्टिव तौर पर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इस तरह ग्रो कर रही है। तो अब ये किस तरह की अपीयरेंस दे रही है, जैसे नेज़े होते हैं, नेज़े देखिए हमें, ठीक है, वैसे ही स्पाइक्स, ठीक है, और दरमियान में क्या है, डोम शेप्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे बहुत आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बहुत अच्छी नज़र आ रही है ये वाली डायग्राम। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहे हैं डिपॉजिट्स, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, एंडोथीलियम है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ने क्या करना है, ये ग्रो करेगी इस तरह, ठीक है, तो ये स्पाइक शेप बनेगी, स्पाइक्स, ठीक है, स्पाइक्स स्पाइक्स। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स हैं वो किस तरह पेयर हो रहे हैं, डोम, डोम की तरह, ठीक है, डोम की तरह। सो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी यही नज़र आएगा। ग्लोमेरुलाई जो हैं वो डिफ्यूजली थिकन हुए होते हैं क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर थिक हुई हुई है, देख रहे हैं ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग है, तभी वो प्रोलिफरेट की हुई है, प्रोलिफरेट करेगी, थिक होगी। सेकेंडली क्या होता है, सब एपिथेलियल, यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस की थिकनिंग की वजह से स्पाइक्स बन रहे हैं, सही। ट्यूबुलर एपिथेलियम, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैंने आपको पहले बता दी ये बात कि फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रही, लिपिड्स लीक होंगे, वो वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, फोमी अपीयरेंस देंगे, ठीक है, और जो प्रोटीन्स लीक होंगे वो रीअब्जॉर्ब होंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जैसे कि ऊपर मैंने आपको पिक्चर में दिखाया यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स के अंदर हमें डिपॉजिटेड नज़र आएंगे, ओके। तो इसकी मॉर्फोलॉजी भी बहुत आसान है और हमें इस तरह ग्रैनुलर सी अपीयरेंस देंगे जब हम फ्लोरेसेंस करेंगे, किसकी, IgG एंड C3, और ये कहाँ पे होंगे, सब एपिथेलियल, ठीक है, सब एपिथेलियल मिलेंगे हमें। होपफुली आपको ये भी क्लियर होगी। नेक्स्ट वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।